बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। और आज हम इसी फलसफे के दिल में उतरने वाले हैं, जो 1971 की क्लासिक फिल्म आनंद में धड़कता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी गूंज आप देखिए 50 साल बाद भी उतनी ही ताज़ी लगती है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास कई स्रोत भी हैं, जैसे निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के पुराने इंटरव्यू, कई फिल्म समीक्षकों के विश्लेषण, और हाँ, पर्दे के पीछे की कहानियों पर लिखे गए लेख भी हैं, जो हमें बताते हैं कि ये फिल्म सिर्फ बनी नहीं, इसे जिया गया था। तो हमारा आज का मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि क्यों आनंद महज एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास बन गई है। हम इसके किरदारों की रूह में झांकेंगे, इसके संगीत की गहराई को छुएंगे और उन छोटी बड़ी घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस फिल्म को अमर बना दिया। चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म के जन्म से, जो एक बहुत ही गहरी और निजी कहानी से जुड़ा है। हाँ, इसकी जड़ें सिर्फ कागज पर नहीं थी, वो थी निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और महान अभिनेता राज कपूर की दोस्ती में। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस दौर में राज कपूर साहब की तबीयत अक्सर नासाज रहती थी और ऋषिकेश मुखर्जी को हर पल हर घड़ी ये डर सताता था कि वो अपने सबसे अजीज दोस्त को खो देंगे। हाँ, कि वो उन्हें खो देंगे। ये जो एक दोस्त को खोने का डर था, उसी दर्द और उसी प्यार से आनंद की कहानी ने जन्म लिया। ये बात तो फिल्म को एक बिल्कुल नया आयाम दे देती है। मतलब पर्दे पर जो दर्द हम महसूस करते हैं वो कहीं ना कहीं निर्देशक का अपना भोगा हुआ सच था। और मैंने कहीं पढ़ा था कि राज कपूर उन्हें प्यार से बाबू मोशाय कहकर बुलाते थे। बिल्कुल, और वही बाबू मोशाय फिल्म में आनंद का अपने डॉक्टर दोस्त के लिए तकिया कलाम बन गया। असल में दोनों मुख्य किरदार भी इन्हीं दो दोस्तों की परछाई थे। वो जिंदगी से भरपूर पंजाबी आनंद सहगल का किरदार वो राज कपूर पर आधारित था, और वो थोड़ा गंभीर, दुनिया की फिक्र में डूबा बंगाली डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार वो खुद ऋषिकेश मुखर्जी थे। तो ये एक तरह से सेलुलॉइड पर लिखी गई दोस्ती की एक चिट्ठी थी, एक ऐसे दोस्त के नाम जो शायद कल हो ना हो। आपने बहुत खूबसूरती से कहा। कहानी एक ऐसे मरीज की है, आनंद की, जिसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन नाम का एक दुर्लभ कैंसर है। उसे पता है कि उसके पास चंद महीने ही बचे हैं, लेकिन मौत की परछाई में जीने के बजाय वो जिंदगी की धूप को चुनता है। वो एक ऐसे डॉक्टर भास्कर को जीना सिखाता है जो दुनिया की गरीबी और लाचारी देखकर बिल्कुल निराश हो चुका है। और यहीं पर कहानी कहने का एक बहुत, मैं कहूंगी, साहसी फैसला लिया गया। ऋषिकेश मुखर्जी नहीं चाहते थे कि दर्शक इस सस्पेंस में रहे कि हीरो बचेगा या नहीं। वो चाहते थे कि फोकस कैसे जिया पर हो, ना कि कितना जिया पर। हाँ, एक स्रोत के मुताबिक उन्होंने लेखक गुलजार को साफ साफ निर्देश दिया था कि फिल्म के पहले ही सीन में ये स्थापित कर दो कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे दर्शक कहानी के नतीजे से आजाद होकर आनंद के सफर का हिस्सा बन जाते हैं। ये फिल्म जिंदगी का जश्न है, मौत का मातम नहीं। और इस जश्न को पर्दे पर साकार किया दो अद्भुत कलाकारों ने। एक तरफ थे राजेश खन्ना, जो उस समय एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक फिनोमिनन थे। पूरा देश उनकी एक मुस्कान पर फिदा था। आनंद में उनका अभिनय किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो उस किरदार में एक ऐसी मासूमियत, एक ऐसी शरारत ले आते हैं कि आप भूल जाते हैं कि वो अभिनय कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सच में आनंद है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बिना नाचे भी गानों को जिंदा कर देते थे। बिल्कुल, जिंदगी कैसी है पहेली में समंदर किनारे उनकी वो चाल याद कीजिए। कोई डांस नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस उनके चेहरे के भाव और आंखों की चमक उस गाने के पूरे फलसफे को बयां कर देती है। वो उस किरदार की खुशी और इसके पीछे छिपे दर्द दोनों को एक साथ जीते हैं। और अगर एक छोर पर राजेश खन्ना का स्थापित सुपरस्टारडम था, तो दूसरे पर एक ऐसा कलाकार था जिसका सूरज अभी उग रहा था, अमिताभ बच्चन। आनंद को उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक माना जाता है। डॉक्टर भास्कर के किरदार में उनका अभिनय बेहद सधा हुआ और गंभीर था। ये उनके बाद के एंग्री यंग मैन अवतार से बिल्कुल जुदा था। उस किरदार में एक खामोशी थी, एक ठहराव था। उनकी आंखें ज्यादा बोलती थीं और डायलॉग कम। उन्होंने उस डॉक्टर की बेबसी और फ्रस्ट्रेशन को इतनी शिद्दत से पर्दे पर उतारा कि दर्शक भी उसे महसूस करने लगते हैं। और इस फिल्म ने रातों रात उनकी दुनिया बदल दी। एक बहुत मशहूर किस्सा है जो कई स्रोतों में मिलता है। जिस दिन आनंद रिलीज हुई, उस सुबह अमिताभ बच्चन अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गए
तो उन्हें किसी ने भी पहचाना। वो बस एक और स्ट्रगलिंग एक्टर थे। लेकिन उस शाम तक सब कुछ बदल चुका था। बिल्कुल। जब वो उसी शाम दोबारा उसी पेट्रोल पंप पर गए तो लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग उन्हें डॉक्टर भास्कर कहकर पुकार रहे थे। वो उनके लिए स्टारडम का पहला स्वाद था। एक ही दिन में वो एक गुमनाम चेहरे से एक जाने-माने कलाकार बन गए थे। ये दिखाता है कि उस किरदार का असर कितना गहरा था। ये किस्सा सिर्फ स्टारडम का नहीं है, ये सिनेमा के एक नए युग की आहट भी थी। कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि आनंद सांकेतिक रूप से राजेश खन्ना के रोमांटिक युग के शिखर और अमिताभ बच्चन के एक्शन युग की शुरुआत का संगम है। और इसका एक ठोस सबूत भी मिलता है। जब कुछ साल बाद फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो पोस्टरों में अमिताभ बच्चन की तस्वीर को राजेश खन्ना से ज्यादा प्रमुखता दी गई। वक्त का पहिया घूम चुका था और पर्दे पर एक नए सूरज का उदय हो रहा था। और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि यकीन करना मुश्किल होता है कि ये दोनों ही अपने किरदारों के लिए पहली पसंद नहीं थे। पर्दे के पीछे की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी आनंद का रोल पहले तो अपने दोस्त राज कपूर को ही देना चाहते थे। जब वो संभव नहीं हुआ तो शशि कपूर के नाम पर भी विचार हुआ। लेकिन सबसे मजेदार किस्सा किशोर कुमार का है। हाँ, वो तो सिनेमाई इतिहास की एक क्लासिक गलतफहमी है। हुआ ये कि किशोर कुमार का किसी बंगाली प्रोड्यूसर के साथ पैसों के लेकर कुछ विवाद हो गया था। तो उन्होंने गुस्से में अपने चौकीदार को हिदायत दे दी कि अगर कोई बंगाली प्रोड्यूसर मिलने आए तो उसे भगा देना। और बस किस्मत का खेल देखिए, उसी दिन ऋषिकेश मुखर्जी उनसे मिलने पहुंच गए। बिल्कुल। और चौकीदार ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्हें अंदर नहीं आने दिया। ओहो। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे स्वाभिमानी निर्देशक को ये बात बहुत बुरी लगी और वो वहां से लौट आए। बाद में सुनने में ये भी आया कि धर्मेंद्र को भी ये रोल देने का वादा किया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तो फिर राजेश खन्ना की एंट्री कैसी हुई? ये किरदार जैसे उनके लिए ही बना था। जब राजेश खन्ना ने गुलजार साहब से ये कहानी सुनी तो वो उसकी दीवाने हो गए। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक रोल नहीं, ये इतिहास का हिस्सा बनने का मौका है। वो खुद ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए और ये रोल करने की इच्छा जताई। यहाँ तक कि वो अपनी फीस काफी कम करने के लिए भी तैयार हो गए थे। ये जुनून दिखाता है कि अच्छे कलाकार एक अच्छी कहानी की कीमत समझते हैं। और सेट पर ऋषिकेश मुखर्जी का अनुशासन भी उतना ही मशहूर था। वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। अभिनेता रजा मुराद ने एक इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। शूटिंग के दौरान एक दिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों फोन पर काफी देर तक बात करते रहे, जिससे शूटिंग में देरी हो रही थी। जब वो वापस आए तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारे हर मिनट की बर्बादी से प्रोड्यूसर का हजारों का नुकसान होता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, उन्होंने दोनों को एक कमरे में बंद करवा दिया और बाहर से चौकीदार को बिठा दिया और कहा कि दरवाजा तभी खुलेगा जब गाने की शूटिंग पूरी हो जाएगी। उस दिन रात 12:30 बजे तक शूटिंग चली। ये उनका तरीका था, ये याद दिलाने का कि सिनेमा एक सामूहिक कला है, किसी एक स्टार की जागीर नहीं। और शायद इसी अनुशासन का नतीजा था कि ये कालजयी फिल्म सिर्फ 28 दिनों में शूट हो गई थी। कमाल है, सिर्फ 28 दिन। इतनी गहरी और भावनात्मक रूप से जटिल फिल्म इतनी तेजी से शूट कर लेना, ये निर्देशक की स्पष्ट दृष्टि को दिखाता है। और उस दृष्टि को आत्मा दी गुलजार के लिखे संवादों और सलिल चौधरी के संगीत ने। गुलजार साहब का योगदान इस फिल्म में सिर्फ गीतकार का नहीं था, उन्होंने कहानी और स्क्रीन प्ले में भी मदद की और ऐसे संवाद लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। मौत तो एक कविता है, मौत एक सच है, जीवन क्या है इसका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया। ये डायलॉग नहीं, ये दर्शन है। और सलिल चौधरी का संगीत, वो तो फिल्म की धड़कन की तरह है। उनकी शैली अपने आप में अनूठी थी। वो भारतीय लोक संगीत में वेस्टर्न क्लासिकल हार्मनी और कोरस का ऐसा इस्तेमाल करते थे जो उस दौर में कोई और नहीं कर रहा था। उनकी धुनें कभी सीधी और सपाट नहीं होती थी, उनमें हमेशा एक अनपेक्षित मोड़ आता था, बिल्कुल जिंदगी की तरह। क्या खूबसूरत तुलना की है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मुकेश की आवाज में आनंद के अंदर का अकेलापन और दर्द जैसे घुल जाता है। और ये गाना तब आता है जब आनंद सबसे ज्यादा खुश दिख रहा होता है, और यही इसकी खूबसूरती है। और जिंदगी कैसी है पहेली। मन्ना डे की आवाज में ये गाना जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पूछता है, लेकिन किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी है ना? जी, ये गाना मूल रूप से सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाला था, लेकिन जब राजेश खन्ना ने इसकी धुन सुनी तो वो अड़ गए कि इसे उन पर ही फिल्माया जाए। और आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो गाना उनके बिना कैसा लगता। और फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज भी शामिल की गई, जिसके लिए एक सिचुएशन बनाई गई थी। हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे कि इस एल्बम में लता जी का कम से कम एक गाना जरूर हो।
इसी वजह से ना जिया लागे ना की सिचुएशन को कहानी में जोड़ा गया ताकि उनकी मधुर आवाज भी इस अमल एल्बम का हिस्सा बन सके। ये फिल्म दोस्ती और जिंदगी के फलसफे से भी आगे जाकर एक और गहरा संदेश देती है। ये अनेकता में एकता की कहानी है। फिल्म की शुरुआत में ही इसे बॉम्बे शहर को समर्पित किया गया है, जो उस समय विभिन्न संस्कृतियों का एक पिघलता हुआ बर्तन था। और ये बात फिल्म के किरदारों में साफ झलकती है। आनंद का घर एक छोटा सा हिंदुस्तान है। उसका किसी की जाति, धर्म या सामाजिक हैसियत से कोई लेना देना नहीं। वो सबसे जुड़ता है, सबसे प्यार करता है। जैसे उसका रसोइया रघु काका के साथ रिश्ता, जो पूरी तरह अपनेपन का है, या फिर ईसाई मेट्रिन मिसेस डीसा, जिन्हें ललिता पवार ने यादगार बना दिया, उनके साथ उसका माँ बेटे जैसा स्नेह। बिल्कुल। और मुस्लिम थिएटर निर्देशक ईसा भाई सूरतवाला, जिन्हें जॉनी वॉकर ने जीवंत किया, उनके साथ गुरु चेले का वो मजाकिया रिश्ता। बंगाली डॉक्टर, पंजाबी मरीज, महाराष्ट्रियन दोस्त, गुजराती मुस्लिम निर्देशक, ये सब एक छत के नीचे परिवार की तरह रहते हैं। वो एक सीन जब आनंद मिसेस डीसा से कहता है कि वो अगले जन्म में उनका बेटा बनना चाहेगा और इसके लिए मैं शिवजी को मना लूंगा। ये एक छोटी सी लाइन सांप्रदायिक सद्भाव का इतना शक्तिशाली और इतना सहज संदेश दे जाती है, ये आज के दौर में शायद और भी ज्यादा जरूरी लगता है। यही आनंद का जादू है। ये बड़ी बड़ी बातें बहुत सरलता से कह जाती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक समाज की, एक शहर की और एक देश की उस भावना की कहानी है जहां इंसानियत सबसे बड़ा मजहब थी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि आनंद सिर्फ रुलाने वाली एक दुखद फिल्म नहीं है। ये दोस्ती, इंसानियत और जिंदगी जीने की कला पर एक गहरा चिंतन है। इसे महान कलाकारों, निर्देशक और संगीतकारों की एक टीम ने मिलकर रचा, जिन्होंने इसमें अपनी आत्मा डाल दी। और फिल्म का अंत, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आनंद की मृत्यु के बाद कमरे में जो खामोशी है, उसे चीरती हुई टेप रिकॉर्डर से आनंद की आवाज गूंजती है। बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वो आवाज डॉक्टर भास्कर के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम करती है और दर्शकों के जहन में हमेशा के लिए बस जाती है। वो आवाज एक अनुगूंज की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी इंसान अपनी बातों, अपनी यादों और अपने असर में जिंदा रहता है। शायद इसीलिए फिल्म की टैगलाइन थी, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। वो मरते नहीं, क्योंकि वो एक विचार बन जाते हैं। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। फिल्म का ये संदेश आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हम सब लंबी उम्र, ज्यादा पैसा, बड़ी उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस लंबी जिंदगी की होड़ में क्या हम बड़ी जिंदगी जीना भूल रहे हैं? क्या हमने अपने आसपास के अजनबियों में, अपने दोस्तों में वो मुरारी लाल ढूंढना बंद कर दिया है जो बिना किसी मतलब के हमें हंसा सके? सोचिएगा जरूर।